लोगों का विज्ञान के सेशन में स्वागत है। हम लोग आज से जीव विज्ञान के सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। विज्ञान में जैसा आप लोग जानते हैं हम लोग 3 टाइप के उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। आज हम लोग अभी तक हम लोगों ने रसायन विज्ञान के टॉपिक्स देख रहे थे। आज से जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं और इस जीव विज्ञान में आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है जैव प्रक्रम से। अब इसका हम लोग अब समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या-क्या चीजें कैसे पढ़ेंगे। तो आप जैसे हमारे जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपको बताते हैं कि करीब हमारे कितने सेशंस में कंप्लीट होगा। तो इसके 15 सेशन रहेंगे इस चैप्टर के। आज हम लोग सबसे पहले परिचय देख रहे हैं कि जैव प्रक्रम का मतलब क्या है, लाइफ प्रोसेस, ये क्या मतलब है। तो हम जैसे हैं जैव, जैव मतलब क्या हुआ, सजीव, लिविंग, और जो अजैव कौन से हो गए, नॉन लिविंग, निर्जीव में हम कैसे अंतर करते हैं। तो अगर ये आप लोग का जब से अगर हमको सोचें, आपको अपनी पढ़ाई जब से आपने स्टार्ट करी है तब से आप ये डिफरेंस समझ रहे होंगे कि जीव और जो निर्जीव है उनमें क्या अंतर है। तो थोड़ा सोचिए क्या है। अगर आपके हाथ में कॉपी पेंसिल है तो थोड़ा सा लिखिए और मैं अभी आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। चलिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा और लिख भी लिया होगा, तो चलिए देखें हम सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर करते हैं। सजीव जो होते हैं वो चलते हैं, तो निर्जीव चलते नहीं चलते हैं। वेरी गुड। अब कौन बोलते हैं, सजीव या निर्जीव? सजीव बोलते हैं, निर्जीव नहीं बोलते हैं। वेरी गुड। खाने का किस में रखेंगे, सजीव में या निर्जीव में? सजीव में। सजीव खाते हैं और सांस लेते हैं, है ना। तो ये जितने मैंने रखे, ये मैंने सजीव के सारे गुण रखे और ये सारे गुण निर्जीव नहीं करते हैं। तो हम ऐसे, ये हमारे अगर अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम अब धीरे धीरे जब अपने चैप्टर में बढ़ेंगे तो ये देखिए कि जैसे जैसे आपके क्लासेस आपके बढ़ते चले जाते हैं, आपने यही चीज 6th में पढ़ी होगी, 7th में, 8th में, 9th में, अब 10th में। तो आप देखिए अब ये हम कैसे, ये बेसिक से हम कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में हमें आसानी होती है। तो जो हम ये देख रहे हैं कि सजीव और निर्जीव में हम सजीव और निर्जीव में हमने जो बेसिक थिंग से जो चीज सीखी थी वो हमने ऐसे सीखा था कि सजीव चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं, वैसे। और हमने सिंपल समझ लिया था निर्जीव ऐसा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ एक अंतर जरूर रहा होगा, किसी ना किसी चीज का एक बात रही होगी जिसके कारण सजीव वो कार्य कर सकते हैं और निर्जीव नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको और थोड़ा सा समझते हैं। और ये जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, के बारे में कैसे कहेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है? आप देखिए कैसे कहेंगे। आप आपके सामने अगर ये है, आप देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है? हाँ, तो आपने ठीक सोचा होगा कि जो पौधे हैं वो भी जैसे हम, एक मनुष्य या कोई जानवर एक छोटे से बड़ा होता है, ऐसी पौधा भी छोटे से बड़ा होता है। और हम ये भी जानते हैं कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और पौधे सांस भी लेते हैं। हमने पौधों की डिफरेंट प्रक्रिया को पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो पौधे, जैसा हमने देखा, सजीव चल सकते हैं, लेकिन क्या पौधे चल सकते हैं? नहीं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन वो चल नहीं सकते, लेकिन उनकी जो हाइट होती है, जो उनकी हाइट होती है वो बढ़ती चली जाती है। उससे हमें पता चलता है कि ये सजीव है, क्योंकि वो एक जिस जैसा हमने रखे वैसे नहीं थे। वो उनमें उनके साइज में डिफरेंस आता है और उनके कभी कभी कलर में भी डिफरेंस आता है। तो और अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे हम पौधों को जनरल जानते हैं कि ये क्या है, जो ग्रीन कलर के होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ये अगर ग्रीन नहीं है तब क्या वो अपना खाना खुद बनाते हैं? हाँ।
तो अब देख रहे हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि पौधे हरे रंग के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। लेकिन अगर यही पौधे किसी और रंग के हैं, तब भी वो अपना खाना बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो क्लोरोफिल है वो एक कभी-कभी कहीं और किसी रंग के नीचे वो दबा हुआ होता है, लेकिन जो एक बेसिक चीज है, पौधे जिस प्रकार खाना बनाते हैं वो प्रोसेस, वो चाहे किसी रंग का हो और कोई भी पौधा किसी भी रंग का हो, लेकिन वो अपना खाना खुद बना सकता, अपना पोषण खुद कर सकता है, इसलिए हम उसको सजीव कैटेगरी में रखते हैं। आगे चलते हैं हम। लेकिन वो जो पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। किसी किसी पौधे में हमें क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता है कि वो बढ़ रहा है, छोटा, जैसे अगर हम घास देखें तो घास कितनी एक हमें छोटी ही मिलती है, और भी कितने हमें पौधे मिलते हैं कि हमें वो जो पौधे होते हैं उसमें हमें ज्यादा एक ग्रोथ नहीं दिखाई देती। तो अगर अब हम ये चीज ले, सजीव और निर्जीव का जो हमने एक बचपन से पढ़ा कि उनमें ग्रोथ होती है, अगर ग्रोथ नहीं होती तब भी हम क्या है, हम उनको सजीव, उनके लक्षण मानते हैं, सजीव की कैटेगरी में रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि अब हमें पता चल रहा है कि एक चलना, एक ग्रोथ ही एक फैक्टर नहीं है, और भी बहुत फैक्टर्स हैं जिसके अंडर में हम किसी भी चीज को सजीव कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जैसे कुछ जंतु हैं, वो सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, और वे भी सजीव हैं। हम छोटे छोटे जो हमारे कीड़े हैं, या हमारे अगर हम गति का बात करें तो जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, क्या हमें दिखाई देते हैं? लेकिन हमने सजीव कैटेगरी में रखा हुआ है। तो वो कौन सी ऐसी खास चीजें हैं कि वो अगर पक्का, वो जो कोई भी हम अगर हम कहें कोई भी अगर जंतु को लें या कोई भी किसी और प्राणी को लें जो हम सजीव में मानते हैं, तो कुछ चीजें जो हमने बचपन में पढ़ी हैं कि जैसे ग्रोथ है, या वो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, अगर वो नहीं दर्शा रहे लेकिन और से बहुत से लक्षण वो दिखा रहे, तब भी हम उन्हें सजीव कैटेगरी में रखते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होती है, और जो अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों को दिखाई नहीं देती, जैसे हमने अभी बैक्टीरिया और वायरस की बात करी थी। तो ये क्या होता है, ये इसका मतलब है, क्या ये अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? तो वो गति जो एक बाहर तो नहीं हो रही है, लेकिन उस जो एक अगर जो एक प्राणी एक है जिसको हम एक जो जिसको सजीव में रख रहे हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे हम उनको एक सजीव कैटेगरी में रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जीवन के आणविक गतियों क्यों आवश्यक है। तो ये जो हम आणविक गतियों की बात कर रहे हैं, हमें ज्ञात है सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, ये हमें ज्ञात है कि एक प्रॉपर उनका एक हमें शेप देखने को मिलती है। और हमें क्या देखने को मिलता है, जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो जीवन का आधार है। तो ये जो हमें एक जो संरचना दिखाई दे रही है, वो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उनमें कोशिकाएं हैं, और ये सभी जीव कोशिकाओं से बनी हैं। अगर सेल है उनमें तो वो क्या है, वो उसमें जीवन है। और जो कई कोशिकाएं हम ये जानते हैं वो किससे मिलकर जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू, ऊतक। और कई ऊतक जब मिल जाते हैं तब वो बनाते हैं ऑर्गन्स, अंग। तो हम इसलिए हमने क्या देखा, ये जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, ये जीवन का आधार है। ये हमें जिनमें सेल्स हैं वो, इसका मतलब हम उनको एक जीवित कैटेगरी में रखेंगे, सजीव कैटेगरी में रखेंगे। जो प्रत्येक अंग जीवों के लिए क्या करते हैं, एक विशेष कार्य करते हैं। अभी हमने देखा ना अंग कैसे बने, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, और फिर हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम।
तो ये जो है, ये जितने हमारे अंग है उनका एक कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक कार्य होता है। जैसे दांत है तो दांत हमें भोजन चबाने के काम में आता है, आंख का काम देखने का है, ऐसे आप एक एक अंग का नाम लेते चले जाएं। हाथ है वो हमारे कार्य करने के लिए हेल्पफुल होता है, पैर हैं जिससे चलते हैं। तो ये तो अंग हम आप जो ऊपरी दिखाई दे रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर भी कितने अंग हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन क्योंकि लगातार उनमें कोई ना कोई गतिविधि हो रही है इसलिए हमारा जीवन भी चल रहा है। कुल मिलाकर क्या है, जीवन का जो है वो जीव का शरीर एक सुव्यवस्थित तथा सुगठित संरचना है। तो कुल मिलाकर जीव का शरीर क्या है, एक सुव्यवस्थित तथा सुगठित संरचना है कि इसमें हर ऑर्गन का जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स है उनका एक पर्टिकुलर एक फंक्शन है जिसको वो कर रहे हैं, और आपस में उनका आपस में भी एक कोई मेल है कि एक जो ऑर्गन काम कर रहा है वो उसका इफेक्ट दूसरे ऑर्गन पर भी पड़ रहा है। और ये जो होता है निरंतर गति में रहकर कार्य करते हैं जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, और इन्हीं जो ऑर्गन्स हमारे काम कर रहे हैं यही हमें जीवित रख रहे हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हमारा जो शरीर है, जो जीवों का शरीर है वो एक सुव्यवस्थित तथा सुगठित संरचना के कारणभूति चल रहा है। अब हम लोग एक चीज और जानते हैं कि जो हमारा वातावरण या पर्यावरण जो है इसका प्रभाव भी हमारी संरचना पर पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनका कोई एक और शेप है, जो हवा में उड़ने वाले हैं उनका कोई और शेप है, जो धरती पर चलने वाले हैं उनका शेप और है। उसमें भी आपने डिफरेंस पढ़ा होगा कि जो ड्राई एरियाज में है उनका शरीर किसी और तरीके का होता है, वही जो एक बहुत ठंडे रहते हैं उनका शरीर पूरा बालों से भरा होता है। तो ये हमारा जो पर्यावरण है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे बॉडी में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस भी होते हैं। और जितना हमारा पर्यावरण के हिसाब से हमारे शरीर में लगातार एक मरम्मत का भी काम चलता रहता है कि कुछ चीजें हमारे बॉडी में जैसे सेल्स पुराने हो रहे हैं वो अब निकलते चले जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं। तो ऐसे हमारे बॉडी में लगातार एक तो पर्यावरण से हमारे ऑर्गन्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, प्लस हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते रहते हैं। और ये सब काम क्यों होता है, जैसे हमारा जीवन एक सुरक्षित ढंग से आगे चलता चला जाए। तो अब अगर हम देखें तो जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होगी, वे सभी प्रोसेसेस प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और ये प्रक्रम क्या आ गए, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि। तो ये सारे जो हमारे प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रहे हैं ये बॉडी को एक मेंटेन करने के काम में आते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो जैव प्रक्रम है, तो बॉडी बाहर से तो हमने संरचना देख ली कि जो हवा में उड़ने वाले उनके पंख हैं, पानी में तैरने वालों के उनके फिन्स होते हैं जिसके हेल्प से वो करते हैं, जो आपकी धरती पर है उनके पैर होते हैं जिससे चलते हैं, या उनके 2 पैर होते हैं या 4 पैर होते हैं। ये तो हमने बाहरी रूप देखा, लेकिन अंदर अगर देखें जो बॉडी के अंदर सबका एक कॉमन प्रोसेस चल रहा है वो क्या है, एक पोषण चल रहा है, श्वसन चल रहा है, वहन चल रहा है और उत्सर्जन। और जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे इन सब का आपस में एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें देखेंगे। तो आज हमने समझा जैव प्रक्रम क्या है, कैसे सजीव और निर्जीव का जो एक हमारे बेसिक नॉलेज थी अब पता चला, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से भी हम किसी को एक जीवित या अजीवित अवस्था में मानते हैं। अगले सेशन में मिलते हैं इस चैप्टर को और आगे डिस्कस करने के लिए। बाय।